आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में अंबेडकर सोशल इनोवेशन मिशन और झारखंड मंत्री परिषद की बैठक। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 2020 में अंबेडकर सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन मिशन की शुरुआत की गई, जिसका लाभ झारखंड समेत पूरे देश के अनुसूचित जनजाति के युवाओं को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन की शुरुआत करते हुए कहा था कि स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से युवा उद्यमियों के नवाचार को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक बीते साल की सफलताओं को सेलिब्रेट करने का भी है और भविष्य की रणनीति पर चर्चा करने का भी है। इस दशक को भारत का टेकेड कहा जाता है। इस दशक में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार जो बड़े पैमाने पर बदलाव कर रही है, उसके 3 अहम पहलू हैं। पहला, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप को, इनोवेशन को सरकारी प्रक्रियाओं के जाल से, ब्यूरोक्रेटिक साइलोज से मुक्त कराना। दूसरा, इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म का निर्माण करना। और तीसरा, युवा उद्यम की हैंड होल्डिंग भी करना। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे प्रोग्राम ऐसे ही प्रयासों का हिस्सा है। अंजल टैक्स की समस्याओं को खत्म करना और टैक्स फाइलिंग को सरल करना हो, एक्सेस टू क्रेडिट को आसान बनाना हो, हजारों करोड़ रुपए की सरकारी फंडिंग का प्रबंध हो, ये सुविधाएं हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। स्टार्टअप इंडिया के तहत स्टार्टअप्स को 9 लेबर और 3 एनवायरमेंट लॉ से जुड़ी कंप्लायंसेस को सेल्फ सर्टिफाई करने की सुविधा दी गई है। डॉक्यूमेंट्स के सेल्फ अटेस्टेशन से सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो आज 25,000 से अधिक कंप्लायंसेस को खत्म करने के पड़ाव तक पहुंच चुका है। स्टार्टअप सरकार को अपने प्रोडक्ट्स या सर्विस आसानी से दे पाए, इसके लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम प्लेटफॉर्म पर स्टार्टअप रनवे भी बहुत काम आ रहा है। इस मिशन के झारखंड चैप्टर द्वारा भी इस पर काम किया जा रहा है। हमारी संवाददाता शिल्पी ने डिक्की झारखंड चैप्टर के मेंटोर डोमेन टुडू से इस मिशन के बारे में विस्तृत बातचीत की। जोहार, नमस्कार डोमन जी, मैं शिल्पी, आकाशवाणी समाचार रांची से। जैसा कि आपको पता है कि मोदी सरकार ने 9 वर्ष पूरे किए हैं और इन 9 वर्षों में उन्होंने अंबेडकर सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन मिशन को 2020 में लॉन्च किया है। डिक्की झारखंड चैप्टर के पार्ट हैं आप। इसकी वजह से आप क्या हमें इस मिशन और इसके बारे में कुछ जानकारी साझा कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि झारखंड के जो अनुसूचित जनजाति के युवा हैं, उनको इससे क्या लाभ प्राप्त होगा? धन्यवाद मैम। डिक्की की तरफ से ये मीटिंग चल रही थी कि किस तरह से खास करके एससी कम्युनिटी के ऊपर काम किया जाए। ये पहले एक प्रोजेक्ट था, IFCI वेंचर कैपिटल फंड एक होती थी, तो उसमें एक बड़ा कैपिटल यूज होता था, लेकिन उस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में टाइम लगते थे। तो डिक्की ने एज ए कंसर्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोल के एक नया प्रोजेक्ट बनाया, ASIIM। तो इस प्रोजेक्ट में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने अप्रूवल दिया 11 जनवरी 2020 को, और उसमें टोटल अलग अलग इंस्टीट्यूट को उन्होंने नॉमिनेट किया एज ए ऑनरी मेंबर। टोटल इंडिया से उन्होंने 21 मेंबर्स को ऑनरी मेंबर्स बनाए, डिक्की और अदर विंग्स के, जैसे उड़ीसा से किट को जोड़ा, झारखंड से डिक्की के अलग अलग चैप्टर्स को इसमें इंक्लूड किया गया, और इसमें झारखंड से मुझे एज ए डोमन टुडू को इंक्लूड किया गया एज ए मेंटोर के लिए। बेसिकली ये प्लान ये है ISM का कि जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं, जो न्यू अपकमिंग आइडियाज आते हैं, स्टार्टअप आइडियाज, वो उसको गवर्नमेंट फंडिंग करेगी। और पहले जो टारगेट था 2021 में 1020 नंबर्स ऑफ
पार्टिसिपेट को लाना, ऐसे करते करते 23-24 तक 9,000 लोगों को कंप्लीट करना है और टोटल जो आएगा 19 से 20,000 नंबर ऑफ इनक्यूबेटर्स को कंप्लीट करना है पूरा प्रोसेस के लिए। इसके बेसिक फेज है कि गवर्नमेंट जो है सबसे पहले अपने जो एससी यूथ है अपने पास उनके जो भी आइडियाज है वो प्रेजेंट करेंगे और उस आइडियाज को एज ए मेंटोर हम लोग और बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है उसको फिल्टर करेगी कि ये आइडिया फर्दर जाने लायक है कि नहीं है और जो बेस्ट स्टार्टअप होंगे एससी में उनको 3 साल के लिए एज अ इक्विटी के लिए कुछ शेयर जो है एज अ गवर्नमेंट रखी और उसके अगेंस्ट में 30 लाख रुपीज जो है एज ए इनिशियल फंडिंग देगी उसको प्रोजेक्ट को ग्रो करने के लिए। प्रोजेक्ट के अलग अलग फेज हो सकते हैं, किसी का हो सकता है कि वो इनिशियल फेज में हो, किसी का ग्रोइंग फेज में हो, किसी का स्केल फेज में हो। तो जो कोई ऐसा फेज होगा जिसको सिर्फ आइडिया फेज में है, कुछ प्रोटोटाइप बनाना हो, तो उसके लिए भी 2 से 5 लाख रुपए के आसपास का फंडिंग गवर्नमेंट देती है। और ये जितना भी फंडिंग है सब इक्विटी बेस्ड फंडिंग है जो आपको रिटर्न करने होंगे। और जैसे आपका 3 साल पूरा हो जाता है तो गवर्नमेंट आपको फिर IFCI वेंचर कैपिटल फंड में आपको जोड़ लेती है, जिसमें 1 करोड़ से 5 करोड़ तक का फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होती है। ये जो ASIRM स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसके तहत एससी जो यूथ हैं अनुसूचित जनजाति के, उनको सरकार उनके नवाचार या उनके नए आइडियाज या उनके नए स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग देती है। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि कैसे युवाओं का सिलेक्शन होता है, उनको चुनने की क्या प्रक्रिया होती है, या फिर इसमें हायर एजुकेशन जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनका क्या रोल है? बेसिक क्राइटेरिया यह है कि आज के डेट में आपके कोई भी एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनको लगता है कि कुछ भी चीज जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है कोई भी सेगमेंट में हो, चाहे एग्रीकल्चर सेगमेंट में हो, चाहे टेक्नोलॉजी सेगमेंट में हो या फूड प्रोसेसिंग सेगमेंट में, किसी भी सेगमेंट में उनको लगता है कि ये कुछ नया इनोवेटिव प्रोडक्ट है, वो अपने आइडियाज को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। डिक्की एज अ इंक्यूबेशन सेंटर बनता है, वो इंक्यूबेट करता है उस प्रोजेक्ट को, उसको हम लोग स्ट्रीमलाइन करवाते हैं, हेल्प करते हैं कि किस तरह से उसको ढांचा शेप स्ट्रक्चर दे सके ताकि वो और ग्रो कर सके। ये आपका रोल है, लेकिन मैं जानना चाह रही थी कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, मतलब जैसे IITs हो गए या फिर टेक्निकल इंस्टीट्यूट या फिर कुछ भी, वही मैंने आपको मैम वही बताया, जब वो अपने कुछ मतलब सपोज कोई पर्सन आया कि हम अपैरल में कुछ टेक्नोलॉजी ला रहे हैं या फूड में कुछ टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं या कोई भी सब्जेक्ट, तो जब वो हमारे साथ शेयर करता है तो मे बी उसके पास कुछ आइडियाज है जिसको और भी टेक्निकली इम्प्रूवमेंट कराना हो। तो एज ए इंक्यूबेशन सेंटर हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप रहते हैं, जो हायर इंस्टीट्यूट है लाइक IITs हो गए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, तो उस यूनिट के साथ कोलैबोरेशन करा देते हैं कि आप इनसे फर्दर गाइडेंस ले लो। बेसिकली तो आप ब्रिज कर देते हैं गैप, दो हम हमारा ब्रिज कर देते हैं गैप ताकि वो इजिली हो जाए, क्योंकि एज ए नॉर्मल पर्सन अगर उस जगह जाएगा तो उसको एंट्री नहीं मिल पाता है मैम। जी, तो एक तो ये हो गई। दूसरी जो आपने फंडिंग की बात बताई कि ऐसे लोगों को गवर्नमेंट इक्विटी बेस पे फंड दे रही है, तो इसके बारे में थोड़ा और जानकारी दे कि इक्विटी फंड कैसे दिया जा रहा है और उसको लोन के तौर पे दिया जा रहा है या फिर उसको वापस कब लौटाना है, अगर मान लीजिए उनका स्टार्टअप आइडिया फेल हो गया। ऐसा हो सकता है कि वो उन्होंने शुरू किया और वो उस हिसाब से ग्रो नहीं कर पाए, जिस तरह से प्रोजेक्ट बना था वैसे चल नहीं पाया, तो फिर क्या होगा, फिर वो पैसे कैसे वापस देंगे? जैसे मैंने आपको कहा कि आपका आइडिया जो आपका स्टार्टअप का जो विजन है किस स्टेज में है, बहुत सारा है जो प्रोटोटाइप स्टेज में है, बहुत लोग होता है स्केल अप बिजनेस में है, ठीक है। प्रोटोटाइप के लिए प्रोटोटाइप फंडिंग उसको मिल जाती है और स्केल अप के लिए उसको 30 लाख तक अप टू 30 लाख रुपीज तक 3 साल के लिए एज ए इक्विटी मिलती है। और इसके बाद रिकवरीज का अगर मान लो फेल हो जाता है तो गवर्नमेंट उसमें डिसाइड करता है और बिंग जो इंक्यूबेशन टीम रहती है वो उसको एक डिसाइड करती है कि क्या मेजर रीजन था उसको फेल होने का कारण, तो उसको डिस्कस करके फिर उसको कंक्लूजन निकाला जाता है और उसको सोल्यूशन निकाला जाता है। मतलब अगर फेल भी हो गया उसके बाद भी आप लोग जो कैंडिडेट है या जो भी युवा है उसको आप लोग हेल्प और सपोर्ट करते हैं कि वो आगे
फिर से अपने बिजनेस को रीस्टैंड कर सके या आइडिया यस डेफिनेटली। एग्जांपल जैसे कोरोना टाइम आया, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस थे मैम जो बंद, गवर्नमेंट ने उनको सारे फंक्शंस बंद किए हुए थे, तो डेफिनेटली वो ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे कोलैप्स कर गए। तो सिमिलरली अगर स्टार्टअप में होता है कुछ ऐसा मोमेंट आया जो उस डिमांड अचानक मार्केट में फॉल डाउन हो गया, कुछ और इश्यूज आ गए, तो उस वक्त हम लोग उस वक्त स्टैंड लेते हैं। अच्छा, इस बारे में एक और जानकारी मुझे दे डोमन जी कि अभी तक कितने ऐसे युवा हैं जो झारखंड से, मतलब उनको आइडेंटिफाई किया गया है, या फिर ऐसे कितने स्टार्टअप्स हैं, अगर इसका कुछ आंकड़ा है आपके पास तो। हाँ मैम, अभी क्या है कि ये जो डिक्की और किट टीबीआई दोनों ने एमओयू कर लिया है, और जो भी नियर बाई झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार, ये 4 स्टेट के सारे स्टूडेंट हम लोग रेफर कर देते हैं किट टीबीआई को, वहाँ इनक्यूबेट होता है। तो अभी तक काफी नंबर ऑफ स्टूडेंट गए हैं झारखंड से। अक्रॉस इंडिया से केवल हर साल हम लोग को 1000 डेटा ही निकाल देना पड़ता है गवर्नमेंट को। और ये कहाँ आपने बताया सेंटर? उड़ीसा का किट टीबीआई, KIIT/TIB, उसका नाम होता है किट टेक्नोलॉजिकल बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर। थैंक यू डोमन जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन। थैंक यू। झारखंड मंत्री परिषद की पिछले दिनों हुई बैठक में 39 प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया। प्रधान सचिव वंदना डाडेल ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया, मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 39 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग से झारखंड उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग नियमावली 2013 में आवश्यक संशोधन के संबंध में। यह संशोधन 10वीं और 12वीं के संबंध में है। विशेष शाखा अंतर्गत आरक्षी के पदों पर नियुक्ति हेतु अधिसूचित नियमावली में संशोधन के संबंध में। झारखंड राज्य में जंगली जानवरों द्वारा जान माल, फसल, पालतू जानवर एवं मकान की क्षति के फलस्वरूप मुआवजा भुगतान में संशोधन के संबंध में। इसके तहत मनुष्य के पूर्व में गंभीर रूप से घायल होने पर मुआवजा राशि 1 लाख रुपए निर्धारित था, जो कि बढ़कर 1.5 लाख राशि की गई है, और साधारण हल्के रूप से घायल के मामलों में 15,000 से बढ़ाकर 25,000, और मनुष्य के स्थायी रूप से अपंग होने पर पूर्व में 2 लाख राशि था और वर्तमान में से 3,25,000 करने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही साथ मकान की क्षति होने पर 1 लाख, जो अलग अलग कैटेगरीज थे, 40,000, 20,000, 10,000, अब 1,20,000 प्रति इकाई मुआवजा देय होगा। रेसा जलाशय योजना के लिए कुल 244 करोड़ 60 लाख 2,500 मात्रा के प्रथम पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति। झारखंड श्रम सेवा संवर्ग नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व जो श्रम सेवा संवर्ग के पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं, उन्हें उक्त नियमावली के भाग 6 के नियम 13 के उपनियम 3 में उल्लेखित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता के प्रावधानों से विमुक्त किए जाने हेतु नियमावली में संशोधन के संबंध में। इसके तहत पूर्व में जो प्रावधान था कि गोपनीय चारित्र्य संतोषजनक होने तथा सेवा संपुष्ट होने पर बिना विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता के ही उच्चतर पदों पर प्रोन्नति दी जाती रही है। अतः जो 1/4/2022 को जो नियमावली प्रवृत्त हुई है, उस तिथि और साथ ही साथ 6/4/2022 के पूर्व जो नियुक्त हुए हैं, उन्हें परीक्षा की उत्तीर्णता के प्रावधान से विमुक्त रखने का प्रस्ताव था। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम करकेट्टा।